ठीक है, अगर आप नाम पे थोड़ा सा फोकस करोगे, डेटर से वर्ड निकलता है डेट्स और आरडीडी का लास्ट वर्ड था डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और डेट्स, तो डेटर और आरडीडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब आप लोग बोलोगे सर इनका कनेक्शन क्या है? इनका कनेक्शन कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनो। डेटर्स कौन? कल बताया था मैंने, डेटर्स कौन? जिनको पैसा देना है या जिनसे पैसा लेना है। तो डेटर्स वो जिनसे पैसा लेना है, जिनसे पैसा लेना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल क्लास का ही हूं और मैं बोलूं कि बच्चों से फीस आने वाली है, तो बच्चे लोग जो है वो मेरे डेटर्स हैं, इनसे पैसा लेना है, ठीक है। मतलब अगर क्लास के अंदर एक 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबसे कुछ अमाउंट रिसीव करना है, तो वो 30 स्टूडेंट्स मेरे लिए डेटर्स हैं। मेरे लिए क्या है? डेटर्स है, ठीक। अगर मुझे इन 30 में से किसी एक भी बच्चे की फीस के ऊपर डाउट होगा मतलब ये भाग जाएगा, ये साल के एंड तक पूरी फीस नहीं देगा, भाग जाएगा। तो वो जो डाउट है ना मेरे को, संकोच उस बच्चे को लेकर के कि ये फीस देगा या ये फीस नहीं देगा, तो उस डाउट को हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स। अभी नुकसान हुआ नहीं है, अभी उसने मेरे को मुंह पे नहीं बोला है कि सर फीस नहीं दूंगा, अभी उसने भाग के नहीं गया, क्लास छोड़ के नहीं गया, वो रोज आता है, लेकिन मुझे ना डाउट है कि ये बंदा लगता है ना फीस का डामाडोल करने वाला है, ये बंदा फीस नहीं देगा, तो मुझे डाउट है, बिजनेस को डाउट है। किसके ऊपर? अपने उस बंदे से के ऊपर जिससे पैसा वसूल करना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरा डाउटफुल डेट्स है। एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर तुमको कुछ लॉस नजर आता है, वो बच्चा भाग जाएगा नजर आता है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो डेटर्स भागने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कभी कभी, नॉर्मली ये जो बनिए लोग होते हैं या फिर जो हमारे बिल्डिंग के नीचे जो शॉप होती है, अगर उनसे हमारे टर्म्स अच्छे हैं तो हम लोग उससे उधार पे माल खरीदते हैं। बनिया अक्सर ऐसा होता है कि उधार पे माल देता है और जब आप अगली बार राशन भराने जाते हो ना, तो पुराना वाला बिल क्लियर करवा लेता है। ये नॉर्मली होता है। ऐसे ही कोई कपड़े वाला आपके पहचान वाला है तो वो आपको उधार पे कपड़े भी दे देगा, ठीक है। तो जब आप बनिए से उधार में राशन लेते हो या कपड़े वाले से उधार में कपड़ा लेते हो, तो आप उनके लिए डेटर बन जाते हो। बिजनेस के लिए, उस बनिए के लिए आप डेटर हो, उस कपड़े वाले के लिए आप डेटर हो। क्यों? क्योंकि वो बनिए को पैसा लेना है आपसे, बनिए को पैसा लेना है आपसे, कपड़े वाले को पैसा लेना है, तो उनके नजर में आप डेटर हो। जब भी आप उसके दुकान से गुजरोगे ना, तो उसको लगेगा अरे मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है। वो अंदर अंदर है ना खुशी मनाएगा। लेकिन आप कहीं एक हफ्ते तक मत दिखो, आप 4 महीने तक राशन मत भराओ, तो वो है ना टेंशन में आ जाएगा, अबे ये कस्टमर कहाँ गया, उससे पैसा लेना था, ठीक है। तो अगर मान लो आप भागने की सोच रहे हो, ठीक है, और आप भाग जाते हो, तो अगर आप भाग गए तो इट विल बी कॉल्ड एज डेट। डेट मतलब डूब गया, बैड डेट्स, डूब गया, बैड डेट्स, पैसा डूब गया। लेकिन अगर दुकानदार के मन में संकोच आता है कि ये 4 महीने से नहीं दिखा है, कहीं भाग तो नहीं गया, आपने अभी तक भागा नहीं है, आप लॉकडाउन की वजह से क्वारंटीन होकर के घर में पड़े हुए हो, आपको नीचे उतरने का मौका नहीं मिल रहा, या आप नीचे डर के मारे नहीं उतर रहे हो कि कोरोना हो जाएगा, आप घर में बैठे हो, लेकिन बनिए को लग रहा है अबे यार ये बंदा 4 महीने से दिखा नहीं है, भाग तो नहीं गया है, पैसा डूब तो नहीं गया है, तो बनिया क्या करेगा, वो एक एंट्री पास करेगा विद रिलेशन टू आरडीडी। तो ये जो आरडीडी की एंट्री होती है ना, ये डेटर के ऊपर पास की जाएगी। किसके ऊपर पास की जाएगी? डेटर के ऊपर। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे आरडीडी देख करके ना कंफ्यूज्ड होते हैं, ये आरडीडी का एडजस्टमेंट करे किधर, किस आइटम के ऊपर लगाना है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, आरडीडी का एडजस्टमेंट हमेशा डेटर्स के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? हमेशा डेटर्स के ऊपर। तो हम लोग एक बार सेंटेंस वापस से रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है।
लिखता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर ऑन सन्ड्री डेटर्स को अंडरलाइन कर लो। कुछ लोग बोलेंगे सन्ड्री वर्ड का मतलब क्या है, तो सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है छोटे मोटे, तो छोटे मोटे डेटर्स के ऊपर 5% का आरडीडी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई डेटर पे आरडीडी चार्ज करो। कभी कभी वो लास्ट के वर्ड नहीं लिखेगा ना, तो भी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आरडीडी को डेटर के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसने लिखा है 5% आरडीडी ऑन डेटर, तो डेटर चेक कर लो, असेट में दिया हुआ है, लाइबिलिटी में दिया हुआ है, तो आप लोग जब देखोगे तो पता चलेगा डेटर असेट में दिया हुआ है और उसकी वैल्यू 87,000 नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, आरडीडी फायदा हुआ नुकसान हुआ? आरडीडी फायदा हुआ नुकसान हुआ? डेटर भागने वाला है तो फायदा है नुकसान है? नुकसान है। नुकसान को प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस करेंगे, तो हम लोग यहां पर आएंगे और लिखेंगे लेस आरडीडी एट द रेट 5%। आरडीडी एट द रेट 5%। अब 5% की वैल्यू तो 8,000, 4,000, 4,350, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 82,650। कुछ लोग बोलेंगे सर 5% कैसे कैलकुलेट हुआ, तो मैं आपको कैसे कैलकुलेट हुआ वो दिखाता हूँ। 87,000 into 5 डिवाइडेड बाय 100। जब भी आपको वो परसेंटेज बोलता है ना, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब होता है उसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं इसको कट करता हूँ, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 जीरो जा 0, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, प्लस 3 42, ऐसे आ जाएगा। अगर किसी का मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है, वो ओरली करना चाहता है, तो ओरली कैसे हो जाएगा वो बता देता हूँ। 87,000 का 5%, तो आप डायरेक्टली 5% पे जंप नहीं कर सकते हो, तो पहले तो 10% निकालो, 10% के लिए 0 हटा दो। ये 87,000 का 10% है, इसका आधा करेंगे तो 5% पे आ जाएंगे। अब कोई लोग सोचेंगे सर आधा कैसे होगा, तो इसका आधा कैसे करना है वो सुनो। पहले 8,000 का आधा करो, 8,000 का आधा कितना होता है 4,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,000। देन 700 का आधा कितना होता है 350, तो मैंने लिख दिया 4,350। तो 5% का कैलकुलेशन आप कभी कभी ओरली कर सकते हो। ओरली कैलकुलेशन करने में फायदा ये होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप डाउटफुल हो कि आपका ओरल कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो फिर आप बेटर है इसके लिए जाना। ओरल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप प्रैक्टिस के टाइम पे ओरल करोगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको उसका काफी हेल्प होगा, क्योंकि नॉर्मली नंबर्स रिपीट होते हैं, अपने दिमाग में छप जाता है कि 700 का आधा 350, 8 का आधा 4, तो फटाफट अपने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट से हैबिट डालोगे तो आपका कैलकुलेशन का प्रीशियस टाइम बचेगा, वो आप यूज कर सकते हो पेपर के बाद। जब टाइम बचेगा तो क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, तो ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, किसी को अगर रखना है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका सेकंड इफेक्ट कुछ लोग भूल गए थे, इसका सेकंड इफेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या लगता है फायदा हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, नुकसान हुआ है? तो आप लोग बोलोगे सर पैसा डूबने वाला है तो नुकसान ही है। अच्छी बात है, नुकसान को रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड पर डालते हैं, डेबिट साइड पे। तो अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे और हम लोग लिखेंगे टू आरडीडी। और आरडीडी हमेशा कैपिटल में लिखना, कि कोई एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और जब हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं तो हम लोग उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, बीच में डॉट 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 डाल देंगे। तो टू आरडीडी। अच्छा, कितना रुपया डूबने वाला है, तो डूबने वाला है सर 4,350, तो हम लोग यहाँ पे आके लिख देंगे
4350 डायरेक्टली आउटर कॉलम में जितना नुकसान होने वाला है वो वाला अमाउंट लिखेंगे, जितना नुकसान होने वाला है वो वाला अमाउंट। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो इस एडजस्टमेंट के अंदर मैंने कुछ अलग कर दिया। ठीक है, मैं क्या किया वो बताना। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर फायदा हुआ तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर के ऊपर नुकसान हुआ, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया फर्नीचर। लेकिन डेटर के ऊपर नुकसान हुआ तो मैंने यहाँ पे वर्ड डेटर्स नहीं लिखा, मैंने वर्ड लिखा आरडीडी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। कोई भी असेट बढ़ेगा कम होगा, कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी तो उसका नाम लिखने का, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, क्रेडिटर या कुछ कोई भी। लेकिन अगर डेटर के ऊपर आरडीडी नाम का एडजस्टमेंट है तो उसको आरडीडी से ही बुलाएंगे। किससे बुलाएंगे उसको? हम लोग आरडीडी से ही बुलाएंगे। बाकी जो असेट है उनका एक्चुअल नाम लिखना कि फर्नीचर की वजह से 300 का नुकसान, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से फायदा हो गया, यहाँ पर आरडीडी की वजह से नुकसान हुआ है तो यहाँ पे डेटर नहीं लिखना, यहाँ पे हम लोग आरडीडी वर्ड यूज करेंगे। ये हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वरना नॉर्मली पब्लिक यहाँ पर आकर के डेटर्स वर्ड लिख देती है। आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, लिखता है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। मतलब बोलता है स्टॉक की वैल्यू 82,500 कर दी जाए। कर देते हैं। पहले स्टॉक चेक करते हैं, स्टॉक कितना था। तो आप असेट साइड में देखोगे तो सेकंड लास्ट आइटम, असेट साइड में देखोगे तो सेकंड लास्ट आइटम स्टॉक की वैल्यू आपको नजर आएगी 75,000। ठीक है, तो अब 82,500 बनाना है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो सर बढ़ाना पड़ेगा, 75 से ऊपर जाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले पुरानी वैल्यू लिखते हैं, स्टॉक 75,000। बढ़ाना है तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके वर्ड यूज करेंगे रीवैल्यूड। कितने रुपए से बढ़ाना है? 7,500 से बढ़ा देंगे तो ये 82,500। ये एडजस्टमेंट एग्जैक्टली इसकी तरह है। इन दोनों को आपस में माइनस करना एंड डिफरेंस देखना कि कितने का दोनों के बीच में डिफरेंस है और उतने से बढ़ा देगा। ठीक, अब असेट बढ़ गया तो बताओ फायदा हो गया नुकसान हो गया? तो सर फायदा हो गया क्योंकि असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो फायदा है। फायदे को रीवैल्यूएशन के कौन सा साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय किसकी वजह से फायदा हुआ है? तो स्टॉक की वजह से फायदा हुआ है, तो बाय स्टॉक इसका अमाउंट आएगा 7.5। फायदा कितने रुपए का हुआ है? 7,500 रुपए का फायदा हुआ है, 7,500। दो इफेक्ट पास हो गए। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। बस उसके बाद की एक लाइन है जहां पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। अगर आपके हाथ में नोट्स होगी ना, नोट्स, तो आप लोग देखोगे ये वाला एडजस्टमेंट आपको अगले क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है क्या? नहीं, सेकंड वाले में नहीं है आपको, और थर्ड वाले में भी नहीं है, शायद आपको फोर्थ वाले में नजर आएगा। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो नजर आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चूक जाते हैं कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व किया जाए। आप एक बार वो सेंटेंस को रीड कर लो, उसके बाद में करना बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं वो वाली वर्किंग नोट मिटाने वाला हूँ, मेरे को जगह खाली चाहिए, मैं वहाँ की वर्किंग नोट मिटाने जा रहा हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या पॉज करके अभी रिकॉर्ड कर लिखना है उसको तो अभी लिख लो। स्क्रीनशॉट से बेटर है अभी लिख लो, पॉज कर दो अभी लिख लो। मैं मिटाने जा रहा हूँ उसको। ये लॉजिक याद रखना, लॉस तो डेबिट, गेन तो क्रेडिट। इसको मार्जिन में कहीं पर ऊपर लिख लो,
ये काम आएगा, मार्जिन में ऊपर लिख लो कहीं पे, लॉस डेबिट गेन क्रेडिट। हम लोग सम के एंड पर पहुंच रहे हैं, सम खत्म होने वाला है, लास्ट एडजस्टमेंट से हम लोग डील कर रहे हैं। आप लोग एक बार वो स्टेटमेंट रीड कर लो जो स्टेटमेंट वहां पे बोला गया है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें हैं उस सेंटेंस में जो मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लो। कैपिटल अकाउंट को अंडरलाइन कर लो, कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का ऐसा सर्कल मारना और उसके ऊपर लिखना NPSR, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का दूसरा नाम NPSR। मतलब बेसिकली वो अपने को क्या बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, हमें करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR में एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट का प्रोसेस कैसे होने वाला है, मैं आप लोग को वो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से फोकस करना। ये सेंटेंस हमेशा ऐसे ही आता है, ये सेंटेंस हमेशा ऐसे ही आता है कि इसको कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाए, कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। तो चलिए एडजस्ट करेंगे हम लोग, हेडिंग देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन NPSR। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, किसको एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट को, किसके साथ एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं NPSR एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं कैपिटल। इन दोनों को एडजस्ट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा अपने पास पार्टनर कितने, 2 या 3, तो यहाँ पे 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 3 लोग हैं, मतलब 3 पार्टनर। तीनों पार्टनर के नाम देखते हैं, विक्रम, प्रदनीय और अवनी। मैं तीनों पार्टनर का नाम शॉर्ट में लिखा हूँ, V स्टैंड फॉर विक्रम, P स्टैंड फॉर प्रदनीय एंड A स्टैंड फॉर अवनी, तीनों का, ठीक है। तीनों का रेशियो लिख लेते हैं 6:9:5। NPSR 6:9:5, ठीक है। तीनों पार्टनर का नाम और उनके नीचे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल। अब कैपिटल की बात है, अब कैपिटल में क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर वो जो नया पार्टनर आया था ना अवनी, देखने का अवनी ने कितना रुपए कैपिटल लेकर आया। तो अवनी ने 37,500 रुपीस का कैपिटल लाया है, इसको हम लोग बेस कैपिटल बोलेंगे। कौन सा कैपिटल बोलेंगे, बेस कैपिटल। अकॉर्डिंग टू अवनीज कैपिटल हम दूसरे पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं ये कैलकुलेशन खत्म होने के बाद बता दूंगा। अवनी के कैपिटल के हिसाब से हमें दूसरे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट कैसे होता है मैं बता रहा हूं। उसके लिए हम अवनी के कैपिटल को बेस मानते चलेंगे, बेस कैपिटल मानते चलेंगे। तो अवनी का कैपिटल था 37,500, ये आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी लिख जाएगा। कैपिटल अवनी, अवनी के नीचे उसका कैपिटल लिख देंगे 37,500। अब जो होने वाला है ध्यान से सुनना, 2 मिसिंग फिगर है, इसका कैपिटल ढूंढना है, इसका कैपिटल ढूंढना है, ठीक है। अब हम लोग सबको एक साथ अप्रोच नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। मैं विक्रम को पिक्चर से निकाल देता हूं, ठीक है। सिर्फ देखो प्रदनिया और अवनी
कितने फिगर? 4, 1 2 3 4, जिसमें से कितने फिगर अवेलेबल है? 3, एक मिसिंग फिगर है। कितना मिसिंग फिगर है? 1। अब एक मिसिंग फिगर है तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको इक्वेट कर लेंगे, या आप इसको बोल सकते हो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, जो अच्छा लगता है वो बोलो। क्या होने वाला है वो देखो। आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो नंबर एक दूसरे के आमने सामने दिख रहा है उसको क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। और जो नंबर अकेला दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। मैं कैलकुलेशन नीचे लिखता हूं। ये बनेगा 9,009 into 37,500। आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर जो अकेला है, जिसके सामने कोई नहीं है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 बच जाएगा, बाजू में दे देंगे तो ये 25 बन जाएगा। 5 जा 25, 2 0 बच जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, 7,500 into 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 67,500। ठीक है, इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 67,500। आगे चलते हैं। ये P का आंसर मिल गया, जो मिसिंग फिगर था। इसी तरह विक्रम का निकालेंगे, तो विक्रम का निकालने के लिए अब हम लोग किसको छुपा देते हैं? प्रगनिया को छुपा देते हैं। सेम कैलकुलेशन, आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई, और वो नंबर जो अकेला है उसको क्या करेंगे? डिवाइड। 3 नंबर है, 1 2 3 4, जिसमें से चौथा नंबर मिसिंग है। आमने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई, और वो नंबर जिसके सामने कोई नहीं उसको क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, आमने सामने मल्टीप्लाई, तो 6 into 37,500 डिवाइडेड बाय 5 अकेला हो जाएगा। वही कैलकुलेशन है जो इधर था, तो डायरेक्टली कट कर रहा हूं 7,500। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 6 7 42, 45 आंसर आएगा। तो इसका आंसर मिलेगा 45,000। तो ये वाले मिसिंग फिगर की वैल्यू है 45,000। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं वो बता देता हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब, and that too in new profit sharing ratio, capital adjustment in new profit sharing ratio। इसका मतलब है कि अवनी ने अगर अपने 5 हिस्से के लिए 37,000 रुपीज लेकर के आया है, तो प्रदनिया को 9 हिस्से के लिए कितना रुपए लेकर आना है? ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक हिस्सा शेयर कर रहा हूं और मेरा पार्टनर 2 हिस्सा शेयर कर रहा है प्रॉफिट में, तो अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं एक हिस्से के लिए, तो 2 हिस्से के लिए उसको कितना लगाना चाहिए? अगर मैं एक हिस्सा शेयर कर रहा हूं प्रॉफिट में और मैं एक हिस्से के लिए 1 लाख रुपए लगाता हूं और वो 2 हिस्सा शेयर करता है, मतलब डबल एंजॉय करता है प्रॉफिट, तो बताओ उसको कैपिटल कितना लगाना चाहिए? तो आप लोग बोलोगे एक हिस्से के लिए 1 लाख, तो 2 हिस्से के लिए 2 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेम लॉजिक है, अगर 5 हिस्से के लिए 37,500 लाया है अवनी ने, तो 9 हिस्से के लिए प्रदनिया को कितना लाना पड़ेगा? एंड दूसरा पार्टनर विक्रम को कितना लाना पड़ेगा? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। जब भी आपको ये सेंटेंस दिखता है कैपिटल एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन एक बार मैं रिपीट करूंगा किस तरह जाना है। एक पहले आप नाम लिखेंगे वर्किंग नोट के अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन एनपीएसआर, फिर
आप एक लाइन स्किप करेंगे जहां पे आपको पार्टनर्स का नाम लिखना होगा। अगली लाइन में ये दो चीजें लिखनी है, कैपिटल और एनपीएसआर। पहले एनपीएसआर आएगा फिर कैपिटल आएगा। एनपीएसआर के सामने सबका कैपिटल उनके सामने खड़ा कर देना। उसके बाद में कैपिटल को खुद से नहीं भरना, आप न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस ले लेंगे। बेस ले लेंगे मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल को एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। आगे आप एक पार्टनर को हाइड कर देंगे, समझना ये पिक्चर में है ही। अब आपके पास 1 2 3 नंबर है, फोर्थ मिसिंग फिगर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। इसको हाइड कर देना, फिर वापस से 3 नंबर फोर्थ मिसिंग फिगर को ढूंढ लेना। ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। ये हो गया क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसको कहां लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को बताऊंगा जब सम कंक्लूड होगा। ये कैलकुलेशन करके रखना और इसके साथ क्या करना है ये एकदम एंड में पता चलेगा। एंड में पता चलेगा मतलब इसको एट द एंड करना होता है। आप अगर एज सच पहले कर दोगे तो आपको सम खत्म करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगा। तो कैलकुलेशन करके छोड़ दिए, हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है, इसको हम लोग पुट कर लेंगे फटाफट जैसे ही सम वाइंड अप होने वाला होगा तब। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, बस एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट वो वर्ड मैंने नहीं रीड किया है, वो इसी एडजस्टमेंट का पार्ट है। जब इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे, वो टाइम तो उसके ऊपर मैं लाइट डाल दूंगा कि क्या करना है, तब देख लेंगे। अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमने किया एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। कल हमने बात किया था कि सम का फ्लो कैसा होगा। पहले हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट के बाद पोस्टिंग की जाएगी। पोस्टिंग ये क्या होता है? तो पोस्टिंग बैलेंस शीट के वो आइटम है जिनको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, अब रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि मेरे साथ क्वेश्चन में है, क्या आपने यहाँ पे कैश लिखा? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं लिखा, तो हम लोग बोलेंगे लिख लेंगे। क्या आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई है। क्या प्लांट लिखा है? तो आप लोग बोलोगे सर प्लांट नहीं लिखा है, तो हम लोग लिख लेंगे। क्या हमने फर्नीचर लिखा? आप बोलोगे हाँ सर फर्नीचर की एंट्री हो गई, स्टॉक की भी हो गई, डेटर की भी हो गई। क्या हमने लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखा? आप लोग बोलोगे सर नहीं लिखा, हम लोग बोलेंगे अब लिख लेंगे। क्या आपने कैपिटल लिखा? तो हम लोग आप बोलोगे नहीं लिखा, हम बोलेंगे अब लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब वो आइटम जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसको खाली उठा के लिख देने का, उठा के क्या करने का, लिख देने का। स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले अपने को क्रेडिटर नजर आ रहा है, क्रेडिटर। अब ऊपर की जो लाइन है ना, ऊपर की लाइन वो हम लोग ब्लैंक रखेंगे। बैलेंस शीट की टॉप की जो लाइन होती है 4 से 5 लाइन हमेशा खाली रखना है कैपिटल लिखने के लिए। कैपिटल भले से कहीं पर भी पड़ा हो क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल सबसे लास्ट आइटम ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ऊपर की लाइन रिजर्व रखते हैं कैपिटल रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जब हमारे सामने बैलेंस शीट होगी तो सबसे पहला आइटम अपने को ये पता चलना चाहिए कि हमारा कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में स्टार्ट की 5 लाइन छोड़ देने का, 5 लाइन छोड़ देने का, किसके लिए छोड़ देने का, कैपिटल के लिए। और उसके नीचे से जो लिखना है वो लिख दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर बीच में कुछ लाइन बच जाती है तो भी चलेगा, लेकिन टॉप पे हमेशा कैपिटल होगा। तो मैं कुछ स्पेस छोड़ करके नीचे लिख रहा हूं क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट 1,05,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,05,000। एडजस्टमेंट के होते हैं 2 इफेक्ट, पोस्टिंग के होते हैं 1 इफेक्ट। लिख दिए, कहानी खत्म हो गई। अगला आइटम क्या नजर आता है, कैपिटल। अब कैपिटल को बेटा यहां नहीं लिखना। क्यों यहां नहीं लिखना? क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है ना। अगर हम कैपिटल को डायरेक्टली यहां पे लिख दे तो कैपिटल अकाउंट कब काम आएगा? तो वो आइटम जिनका अकाउंट प्रिपेयर्ड है हम उसकी पोस्टिंग उसके अकाउंट में करेंगे। आई रिपीट, जिस चीज का अकाउंट आपने बना करके रखा है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट बना के रखा है तो अगर कैपिटल लिखेगा तो उसको कैपिटल में डालेंगे। कैश अकाउंट आपने बना के रखा है तो कैश दिखेगा तो उसको कहां डालेंगे, कैश में डालेंगे। ठीक है, अब तो कैपिटल डालते हैं किसका किसका, विक्रम और प्रदनिया। कौन से साइड में, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? तो जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटीज दिखती है, लायबिलिटीज के बाजू में जगह है, उसके बाजू में लिख दो CR। CR स्टैंड फॉर क्रेडिट। एंड असेट दिखता है, असेट के बाजू में जगह है, वहां पे लिख दो डेबिट। ये क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या है?
इसका एक बेसिक फंडा है, रूल है, आपको याद रखना रहेगा। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है। कौन सा बैलेंस रखती है? क्रेडिट बैलेंस रखती है। और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस रखते हैं। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस रखते हैं। ठीक है, रूल है, याद रखना पड़ेगा। जब आप लोग अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है, कोई इसके अंदर बड़ा फंडा नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे लेवल पे अपने को याद रखना है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है, असेट हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। ठीक है, अब अगर अपने को ये पता होगा तो फायदा क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल की पोस्टिंग करना है, तो कैपिटल किधर लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? तो आप लोग बोलोगे सर कैपिटल लायबिलिटी है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रखता है। कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर आके ये जो पहली लाइन खाली थी ना, यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे बाय। अगर आप यहाँ कैपिटल लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आ सकता है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आ सकता है, इन दैट सिनेरियो हम लोग बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बीडी ओपनिंग बैलेंस के लिए जो साल के शुरू में था, या जब आप पोस्टिंग करोगे तो जो बैलेंस रिकॉर्ड करोगे उसको हम लोग बोलेंगे बीडी। ठीक है, विक्रम के सामने 75, प्रज्ञा के सामने 75। डन, पोस्टिंग का एक इफेक्ट। असेट में सबसे पहले कैश नजर आता है, तो सर हमने कैश अकाउंट बनाया है, तो क्या कैश की पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगी? मैं बोलूंगा हाँ, कैश की पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगी। सर डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? तो मैं बोलूंगा अभी अभी आपने असेट के बाजू में डीआर लिखा है, मतलब असेट हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में एंट्री पास करेंगे। तो क्या सर कैश अकाउंट में कैश का नाम आ सकता है? तो ना, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आ सकता है, तो हम लोग बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, हम लोग बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का बैलेंस चेक करोगे तो 7,500। डन। लैंड रिकॉर्ड हो चुका है, प्लांट रिकॉर्ड होना बाकी है। यहां पर आएंगे और लिखेंगे प्लांट। प्लांट का अमाउंट है 45,000। फर्नीचर लिख दिए, डेटर्स स्टॉक लिख दिए, पोस्टिंग भी खत्म होगी। अब सम कंक्लूजन की तरफ चल रहा है। अब हमें करना है टैली। ठीक है, जब आप टैली स्टार्ट करोगे तो टैली कैसे होगा? ये वर्किंग नोट है, आपको अगर याद होगा ये वर्किंग नोट है। सबसे पहले आप वर्किंग नोट को टैली करोगे, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को, और लास्ट में बैलेंस शीट को। पहले वर्किंग नोट, फिर सीक्वेंस में पहले ये बना था तो ये टैली होगा, इसके बाद ये बना है तो ये टैली होगा, इसके बाद ये बना है तो